नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। प्रदेश के सभी मुस्लिम भाई बहनों को दी मुबारकबाद। घर पर रहकर इबादत करने की भी अपील की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे। कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अधिकारी और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। 2 मार्च बाद शुरू होगी हवाई सेवा। दिल्ली, मुंबई और पंतनगर के विमानों ने भरी उड़ान। कोरोना आपदा के कारण बंद एयरपोर्ट पर दिखी रौनक। एसडीएम ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। नियमों का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश जारी। कोरोना का ईद उल फितर पर दिखा असर। लोगों के चेहरों पर नहीं दिखी रौनक। कोरोना के कारण युवाओं में दिखी मायूसी। भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर। 28 मई से फिर बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, जिलाधिकारी विधायक संजीव आर्य, लालकुआ विधायक गणेश टुमका और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोरोना आपदा के कारण उत्तराखंड सहित देश में हवाई सेवा भी प्रतिबंधित कर दी गई थी, लेकिन 2 माह के इंतजार के बाद घरेलू उड़ान की स्वीकृति भारत सरकार ने उड्डयन मंत्रालय को दी। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून हवाई अड्डे पर विमान सेवा शुरू होने से यात्रियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़े सभी लोगों ने सरकार का आभार जताया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए आने वाले सभी एयर यात्रियों को प्रशासन 7 दिन के लिए होटल में क्वारंटीन किया जा रहा है। देहरादून हवाई अड्डे पर 3 विमान कंपनियों के विमानों ने उड़ान भरी। देहरादून हवाई अड्डे के निदेशक डीके गौतम ने बताया कि 2 माह बाद एयरपोर्ट की गतिविधियां संचालित होने से हर कोई उत्साहित है और कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सघन जांच के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। जो जौलीग्रांट एयरपोर्ट है, आज से फ्लाइट शुरू हो गई है। इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जो भी पैसेंजर यहाँ पे जाएंगे उनकी स्क्रीनिंग के पश्चात अपने गंतव्य स्थल को और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के बाद जा पाएंगे। इसके अलावा जो आने वाले पैसेंजर हैं हमारे, वो आने के बाद यहाँ पे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे उनको एक फैसिलिटी क्वारंटीन की सुविधा दी गई है कि वो जिस भी होटल को चाहें उसको चूज़ करें। वहाँ पे उनको एटलीस्ट 7 डेज पे क्वारंटीन में रहना हो। ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, जो भी हमें नियम कानून बताए गए हैं, उसका सबका हम पूरा पालन कर रहे हैं। बैगेज डिसइंफेक्शन से लेकर के थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्टलेस प्रोसेसिंग, जहाँ पे कोई टच नहीं होगा। तो अब जो भारत सरकार ने जारी किया हुआ है, सभी पैसेंजर्स को हम सलाह दे रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि आप इसको आवश्यक माने। बेरीनाग क्षेत्र के एक गांव में एक युवक में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर प्रशासन ने युवक के संपर्क में आए 28 लोगों को चौकोड़ी में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में रख दिया है। मामले को लेकर एसडीएम बीएस फोनिया ने बताया कि युवक घर आने के दौरान कितने लोगों से मिला और वो लोग कितने लोगों के संपर्क में आए हैं, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है और अगर किसी ने इसकी जानकारी छुपाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और एसडीएम बीएस फोनिया ने सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने और बाहर से आ रहे प्रवासियों से गाँव लौटने पर सूचना ग्राम प्रधान और स्थानीय प्रशासन को देने की अपील की है। एसडीएम ने सभी संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण भी किया। मैं चार्ज लिया है, मतलब मैं देखते हुए आ रहा हूँ। मैं थल में और 4 से चौकड़ी है। कल एक पॉजिटिव केस हमें मिला इस तहसील में और उसके संपर्क में आए हुए और उसके परिवार के लोग लगभग 28 लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं। उनको हमने इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन करा दिया है टीआरच में। आगे इसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया कि सब विशेष का पालन किया जाए, खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का और अन्य चीजों का। जहां एक और पूरे देश में लॉकडाउन के बीच पुलिस कर्मियों द्वारा समाज सेवा का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर में तैनात पुलिसकर्मी की हरकत से पुलिस महकमा शर्मसार होता नजर आ रहा है।
उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्वारंटाइन सेंटर में पुलिसकर्मी द्वारा नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ और मारपीट कर अश्लील हरकत किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार किक्षा के निकटवर्ती ग्राम रामेश्वरपुर निवासी पति पत्नी शनिवार को दिल्ली से किक्षा पहुंचे थे। दिल्ली से किक्षा पहुंचने की सूचना के बाद प्रशासन की टीम ने पति पत्नी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करा दिया है। क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती पीड़िता के अनुसार शनिवार की देर शाम ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी नवविवाहिता को ये कहकर कमरे से ले गया कि उसे महिलाओं के कमरों में लेकर जा रहा है। पीड़िता ने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर से दूर सुनसान जगह पर ले जाने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए और दुराचार करने का प्रयास किया। पीड़िता ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई और पति को इस बात की जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी सुजीत कुमार ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। काम किया है पूरे प्रदेश में, लोग कह रहे हैं कोरोना में अच्छी सेवाएं दी। वहीं दूसरी ओर कुछ इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, जैसा हमारे किच्छा में घटी है पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्वारंटाइन में आए हुए लोगों के परिवार की महिला के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ या बदतमीजी की शिकायत हुई है, ये बहुत गंभीर बात है। के साथ किसी सिपाही ने मारपीट कर दी थी और उसको वो कहीं लेके जा रहा था, महिला नहीं गई, उस पर उसने मारपीट करी। अब वो पीड़ित पक्ष के द्वारा वो तहरीर दी जा रही है, तहरीर लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर मेडिकल भैया? हाँ, मेडिकल करवाया जा रहा है लड़की का। कोरोना महामारी का पूरा असर इस बार ईद उल फितर के मौके पर देखने को मिला। महामारी भरे माहौल में मुस्लिम लोगों ने ईद तो मनाई, पर किसी भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के चेहरे पर रौनक देखने को नहीं मिली, जो हर साल देखने को मिलती थी। पहले 30 रोजे रखने के बाद इस दिन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिलता था, लेकिन इस साल सभी युवाओं में मायूसी दिखाई दी। अधिकतर लोगों ने नए कपड़े नहीं बनवाए। लोगों का कहना है कि कोरोना खत्म होगा तो उस दिन उनकी ईद होगी। तो वहीं ईद के त्योहार के मद्देनजर मंगलौर से के न्यूज संवाददाता अकील अहमद ने लोगों की राय जानी। ईद मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से ईद की रौनक दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त हम मुस्लिम भाई लोग क्षेत्र में खड़े हैं, कुछ युवक हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस प्रकार उन्होंने ईद किस प्रकार मनाई। ईद का त्यौहार माना जाता है, किस प्रकार ईद का त्यौहार मना रहे हैं? देखो जी, ईद तो ईद ही है, लेकिन इस बार ईद पर हमें बड़ा दुख है, क्योंकि हमने जो है ईद जो है सभी के लिए होती है, हिंदू मुसलमान सब भाइयों के लिए होती है। लेकिन इस बार जैसे हमारे देश में और पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस एक जहर फैला हुआ है, उसके कारण चलते हुए हमने खुशी ना बना करके एक दुख बांटा है आपस में एक दूसरे से। हमने जो है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं तो हमने दी है ईद की, लेकिन इसका हमें बड़ा दुख है जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इस प्रकार हम जो है गम की ईद बना रहे हैं। बाकी ये ईद तो ईद आती है हर रमज़ान बाद, लेकिन इस बार जो खुशी होती है वो खुशी हमारे नज़र नहीं आ रही। लेकिन हमने जो ईद की नमाज़ अपने घर पे 4 आदमी 3 आदमी ने अदा की है, जो एक फ़र्ज़ था हमारे पर वाजिब था, वो हमने अदा किया। बाकी आप सब देख ही रहे हैं हमारे यहाँ पे क्या माहौल है, किस तरीके से हमारी ईद बनाई जा रही है। एक और युवक हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि ईद किस प्रकार मना रहे हैं। ईद का नाम सुनते ही मतलब शॉपिंग भी करते हैं, तो इस बार क्या आप शॉपिंग वगैरह किया आपने कुछ? हमने इस बार कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे देश में भी ये कोरोना फैला हुआ है, इस वजह से। और कुछ थोड़ी सी आदमी किसी के पास पैसा है, किसी के नहीं है, और हम ही अगर नए कपड़े बना लेंगे तो किसी गरीब का बच्चा हमारी तरफ को देख के कहेगा इसने कहा ये तो, फिर इस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। हमारी ईद नहीं बन पाई, जो हमें मज़ा था पहले वो नहीं आया क्योंकि हमारी हमने दुआ की है नमाज अपने घर पर अदा करके पुराने कपड़ों में, कि जब हमारे देश में पूरी दुनिया में चैन सुकून अमन फैल जाएगा, हम तब इंशाअल्लाह ईद मनाएंगे। और अभी लॉकडाउन का हम पालन पूरी अच्छी तरह कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि ईद जब हमारे देश से पूरी दुनिया से कोरोना वायरस पूरी तरह दूर हो जाएगा, तब बड़ी धूमधाम से ये ईद मनाएंगे। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। मई माह बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी भी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा, पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंचे हिमखंड खड़े हैं। इस बीच गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की मनमोहक तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट को। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब बर्फ से ढका। हेमकुंड साहिब में जमे 20 फीट तक ऊंचे हेमखंड। कोरोना काल के बीच आई गुरुद्वारे की तस्वीरें। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक।
मई महीना बीतने को है, लेकिन हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में अभी 20 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। गुरुद्वारा, पवित्र सरोवर और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर कई जगह 40 से 50 फीट ऊंचे हेमखंड खड़े हैं। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब मई के महीने में भी अभी तक बर्फ से ढका हुआ है। इस साल की पहली और बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बर्फ से ढके हेमकुंड का नजारा मनमोहक है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट की तिथि पर अभी संशय की स्थिति है। पहले कपाट खोलने की तिथि 1 जून घोषित की गई थी, बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। चमोली जिले के समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बीते शीतकाल भारी बर्फबारी हुई, जिससे अभी भी दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग भी अटलाकोटी से ऊपर 10 फीट बर्फ के आगोश में है। कोरोना महामारी के मद्देनजर हेमकुंड साहिब की कपाट खोलने पर कोई निर्णय न होने के कारण अभी तक पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। बता दें कि हमेशा हेमकुंड साहिब के कपाट 1 जून को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते थे। यहाँ देश विदेश से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कई बार अधिक बर्फबारी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अल्मोड़ा जिले में लगातार प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है और अभी तक अल्मोड़ा जिले में 22,000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं। पहले बाहर से आ रहे प्रवासियों को सिर्फ होम क्वारंटीन किया जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों रेड जोन से आ रहे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन कराए जाने के आदेश के बाद अल्मोड़ा से रेड जोन मुंबई से पहुंचे 42 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि विगत 2 दिनों से रेड जोन से आ रहे लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है और अभी तक 100 के लगभग लोगों को सुनीता होटल दीना पानी और कुमाऊं मंडल विकास निगम के हॉलिडे होम में संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। अभी जो हमारे यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, जो अभी मुंबई से भी बहुत लोग आए हैं, तो उनको हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है, कर रहे हैं। अभी अब तक हमारे वहाँ दीना पानी और ये जो हमारा है हॉलिडे होम है और अभी होटल सुनीता, इन 3 जगह हम लोगों ने इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। और इसके अलावा जो भी लोग आ रहे हैं और वो जो रेड जोन के हैं, उनको गाँव में उनके जो स्कूल हैं वहाँ पर क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर जहां पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं पुलिस और स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी दिन रात इस महामारी से लड़ रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के लिए भाजपा जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर पूरे प्रदेशव्यापी जागरूकता अभियान चलाकर स्लोगन लेखन कर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान को लेकर आह्वान किया गया, जिसमें सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गोयल, बीजेपी मंडल अध्यक्ष विजय सलूजा और पूर्व भाजपा जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष आदेश ठाकुर ने बताया कि पूरे प्रदेश में भाजपा जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंदन अटवाल के आह्वान पर कोरोना वॉरियर्स जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी और वो सब जिनके इस महामारी में भागीदारी रही है, उनके सम्मान के आह्वान को लेकर सितारगंज के मुख्य चौक पर इनके सम्मान में स्लोगन लेखन कर जागरूकता अभियान का आह्वान किया गया है और जल्द ही इन सभी कोरोना वॉरियर्स को भाजपा जनता युवा मोर्चा सम्मानित करेगी, क्योंकि इन सबकी प्रेरणा से लोगों को जागरूक किया जा सका है और हम कोरोना से जीतेंगे और कोरोना हारेगा। के उसमें कुंदन अटवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा है, उनके नेतृत्व में, उनके उद्घोष से आज बच्चों ने मुख्य चौराहे पे बहुत बढ़िया कोरोना योद्धाओं के लिए लिख के उसका परामर्श किया है। उससे धन्यवाद। जो भी डॉक्टर हैं, पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका सबका क्या कहते हैं कोरोना योद्धा में जिन्होंने वीर हमारे को सपोर्ट किया, उनका सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लटवाल द्वारा आज अपने युवा मोर्चा साथियों को आह्वान किया था कि पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं कि जो हमारे वैश्विक महामारी कोरोना ने जो आके हमें घेरा है, उन पे हमें जो बचाव हमारे योद्धाओं ने किया है, चाहे उसमें पुलिस कर्मचारी हों, सफाई कर्मचारी हों या हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हों, इन लोगों ने डट के, पत्रकारों का भी मैं समझता हूँ इसमें बहुत सम्मान होना चाहिए।
सितारगंज की शक्ति फार्म क्षेत्र के ग्राम सभा तलियरपुर और आनंद नगर में सरकारी चिकित्सालय तो बने हैं, लेकिन डॉक्टर सिर्फ सप्ताह में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को ही बैठकर मरीजों को देखते हैं। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी को सौंपा है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि शक्ति फार्म के ग्राम सभा तिलियरपुर और आनंद नगर में सरकारी चिकित्सालय बने हैं, जिसमें डॉक्टरों द्वारा सिर्फ सप्ताह में 2 दिन ही मरीज देखे जाते हैं, जिससे कि ग्रामीण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सितारगंज वहां से 16 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए हमारी मांग है कि डॉक्टरों की नियुक्ति नियमित की जाए और पूरे सप्ताह मरीजों को देखें, जिससे कि ग्रामीण मरीजों की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा जो तिलियापुर चिकित्सालय है उसमें डॉक्टर की नियमित रूप से नियुक्ति हेतु अवगत कराया गया है और अपेक्षा की गई है कि जो डॉक्टर साहब वहाँ सप्ताह में 2 दिन बैठते हैं वो प्रतिदिन वहाँ पर बैठ के रोगियों का इलाज करें। उत्तराखंड के बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मई का महीना चल रहा है और सूरज की तपिश से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे कि अब लोग शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहे हैं। लगातार पारा बढ़ने से लोग अब गर्मी से निजात पाने के लिए जहां घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि शरीर को तापमान से बचाया जा सके। इसलिए लोग अब मिट्टी के बने घड़े, कैंपर, सुराही खरीद रहे हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े का पानी शरीर को जहां बीमारियों से बचाता है, तो वहीं पानी की पौष्टिकता को भी बरकरार रखता है। रानी पोखरी बाजार में तरह तरह के मिट्टी के घड़े लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, तो तमाम लोग इन घड़ों को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। घड़ों की बिक्री होने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। वर्तमान में जो ये कोरोना का जो वो चल रहा है उसमें डॉक्टरी एडवाइस भी है कि आप ठंडी फ्रिजी चीज़ ना पिए। तो ये जो घड़े का पानी होता है शीतल भी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, तो इसी लिहाज से हम इसको लेने। तो घड़े के पानी में मिनरल्स भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। मिनरल्स तो पानी में जो हो नॉर्मली जो आपने लिया है वही होंगे, ऐसे एडिशनल मिनरल्स के तो वो नहीं होता, बट इसमें जो ये होता है कि पानी की जो नॉर्मल शीतलता होती है, जो प्राकृतिक होती है, तो वो इस पर मेंटेन रहती है। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें। उत्तराखंड के सभी 13 जिले हुए ऑरेंज जोन। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन ने लिया निर्णय। राज्य सरकार के पास जोन में तब्दील करने का अधिकार और अभी तक 325 मामले हो चुके हैं राज्य में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड के सभी 13 जिले ऑरेंज जोन में घोषित कर दिए गए हैं और अभी तक 325 मामले हो चुके हैं राज्य में। और आपको बता दें कि 13 जनपदों को ऑरेंज जोन में किया गया। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने जारी किए हैं आदेश।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर 13 जो जिले हैं उनको ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है और कोरोना की रोकथाम के लिए शासन ने निर्णय लिया। राज्य सरकार के पास जोन में तब्दील करने का अधिकार है और अभी तक 325 मामले राज्य में हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर 13 जिले हुए ऑरेंज जोन में और अभी तक 325 मामले हो चुके हैं राज्य में और 13 जनपदों को ऑरेंज जोन में किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उन्हें ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, अगर हम बात करें कि लगातार जो कोरोना का प्रकोप है वो उत्तराखंड में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में 13 राज्य है, अब 13 के 13 राज्य ऐसे हो गए हैं जो कोरोना की चपेट में है। तो अभी तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 325 जो है संक्रमित जो है वो उत्तराखंड में पाए गए हैं। तो उसको देखते हुए पूरे उत्तराखंड को यानी कि 13 के 13 जिलों को जो है वो ऑरेंज घोषित कर दिया गया है। राजेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि जो आंकड़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए शासन ने हालांकि ये निर्णय लिया है, इस पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार जो रेड जोन से प्रवासी जो है वो उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, लगातार अलग अलग अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। लेकिन सरकार ने साफ तौर से क्लियर किया है कि जो भी प्रवासी उत्तराखंड आएंगे तो उनको क्वारंटाइन जो है वो 14 दिन के लिए जो प्रोसीजर है वो उनको करना पड़ेगा। अगर इसका उल्लंघन करते हैं, वो अगर नहीं इस पे लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही जो केंद्र की गाइडलाइंस है कोरोना को लेकर के अन्य राज्यों के लिए और वैसे ही राज्य उत्तराखंड के लिए भी एक जो गाइडलाइन है कि अगर कोई जो राज्य है अगर वो ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को यानी कि राज्य को है। और इसको देखते हुए भी जिस तरीके से लगातार कोरोना के पेशेंट जो है वो जैसे उत्तराखंड में मिल रहे हैं, 325 का आंकड़ा जो है ये पार हो चुका है और अभी जो अन्य अपडेट आनी है वो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है 325 का आंकड़ा है और पूरा उत्तराखंड जो है 13 जो जिले हैं वो पूरे ऑरेंज जोन में घोषित कर दिए गए हैं। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर जो 13 जिले हैं उनको ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार के पास जोन में तब्दील करने का अधिकार है। हालांकि नियम कानून और सख्त कर दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य हो गया है। वैश्विक महामारी कोरोना की जांच किट तैयार करने वाले नितिन सोमवाल आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं और उनकी टीम के इस उपलब्धि पर संपूर्ण केदार घाटी में प्रसन्नता की लहर है। गुप्तकाशी से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फसालत गांव में जैसे ही यह खबर पहुंची, संपूर्ण ग्रामीणों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नितिन के माता और पिता को बधाई देना शुरू कर दिया। सचमुच ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि महज 2 घंटे में अपना सफल रिजल्ट देने वाली कोरोना किट निर्मित करने वाला शख्स जनपद रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी के निकट फसालत गांव का है। अपने बेटे की सफलता से उनकी मां श्रीमती प्रभा देवी की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे हैं और वहीं पिताजी के चेहरे पर भी प्रसन्नता की लकीर दूर तक खिंची हुई है। सेमवाल जी गुप्तकाशी केदार घाटी के गौरव, और ये उनका घर है फली फसालत में और अभी हम उनके घर में स्थित हैं, मौजूद हैं। उन्होंने कोविड-19 की जो जांच किट बनाई है, बहुत खुशी की बात है, हम सबके लिए गौरव की बात है। हम सभी गौरवान्वित हैं, पूरी केदार घाटी, पूरा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश को उन्होंने गौरव बढ़ाया है। कोटद्वार में पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जब गुरुराम राय पब्लिक स्कूल सेंटर में राहत सामग्री बांटने पहुंचे, जिसकी सूचना पर मीडिया भी वहां पहुंची। जब मीडिया द्वारा वहां का जायजा लिया गया तो कुछ प्रवासियों द्वारा मीडिया को बताया गया कि कोटद्वार के गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में 108 प्रवासी रखे गए हैं और यहाँ सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, शौचालय की कमी है, सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है, भोजन में भी देरी होती है और मच्छर भी बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर चेकअप करने के लिए नहीं आते हैं और वहीं इस मामले पर राजनेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कोटद्वार के पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता शैलेंद्र रावत क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।